जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में मैं HRD फॉर पाकिस्तान, HRD फॉर सेंट्रल रीजन की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। खुसूसन बिलखुसूस हमारे आज के चीफ गेस्ट खालिद महमूद शाह साहब को हम वेलकम करते हैं, जो इंतहाई इंटरेस्ट दे के इस सेशन में आते हैं और इनसे गाइडेंस गए बगैर मैं लेता रहता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह के इनकी मोटिवेशन की वजह से, इनका मेरे साथ देने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह के ये सिलसिला जो है ना वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मैं इनका तहे दिल से अपने दिल के अदा कर रही हूँ, उससे शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड, हम नदीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी आज टाइम दिया और आज हमारे दरमियान में एक बेहतरीन अंडर राइटर के सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि आज का सेशन तलावत कुरान पाक से शुरू किया जाए। तो तलावत कुरान पाक के लिए दिलशाद अहमद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, ताकि आज हम दुआ कर लेंगे शहीदाने करबला के सदके हमें सब के अल्लाह पाक गुनाह माफ़ करे। जरा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले आमीन। सबके लिए हम दुआ करते हैं। ये दिन हमारे लिए अजीम दिन है। अल्लाह पाक हम इस सदके सब कोई की मुश्किलात आसान करे और जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो सेशन है वो आपके नॉलेज में है कि अंडर राइटिंग पे है और उसके फार्म से रिलेटेड जो फार्म है उस पर है। तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। प्लीज जो जो क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कीजिएगा और वो नोट करने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना वो सेशन को अच्छे तरीके के साथ हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी। और आपके क्वेश्चन एंड पे हम उसको करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूं आज का सेशन। जी, अंडर राइटिंग के ऊपर आज का सेशन, ट्रेनिंग ऑन फाइनेंशियल अंडर राइटिंग, ऑल रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एंड द फर्म्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। अंडर राइटिंग बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले बताऊंगा द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क। हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से प्रीमियम को कैलकुलेट करें और उसका कवर, रिस्क कवर किस तरीके से उसको देना है, और उसमें सिलेक्शन ऑफ रिस्क है, उसमें क्लासिफिकेशन रिस्क है। इन तमाम को सिस्टम को जो जो प्रोसेस है इसको अंडर राइटिंग कहते हैं। और ये सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर वे में जो डिफाइंड सिस्टम है उसके मुताबिक ये चलता है, ताकि आपका जो प्रपोजल जो है ना फाइनल स्टार्ट से लेकर फाइनल होने तक ये पूरे का पूरा जो है ना सिस्टम जो है इसको हम अंडर राइटिंग बोलते हैं। अच्छा, इसमें सेकंड बात पे ये बताऊंगा, बिग पॉलिसी, मोस्टली आजकल छोटी पॉलिसी कम हो रही है लेकिन बड़ी पॉलिसी ज्यादा हो रही है। इस एंगल से कहूंगा कि फॉर एम्प्लॉइज, नंबर 1, एम्प्लॉइज जब आप पॉलिसी करते हैं तो उसको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने साथ क्या क्या लेने हैं। नंबर 1 उसकी सैलरी स्लिप ले सकते हैं। नंबर 2 पर्सनल स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट ड्यूली वेरीफाइड बाय द बैंक। नंबर 3 के ऊपर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो है वो स्टेटमेंट जो है ये अब अगर आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका एम्प्लॉइज के लिए ये काफी सेटअप हो जाता है। तो दरमियान में नदीम साहब वाच कर रहे हैं और नदीम साहब कहीं पे भी जो भी हो नदीम साहब उसको वेट करते जाएंगे और साथ में जहां प्रॉब्लम होगी वहां पे नदीम साहब उसको एंड पे देख भी लेंगे। फॉर बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, फॉर्म 29। ये फॉर्म 29 बास का लोगों को नहीं पता। जब मैं इंश्योरेंस में आया था तो ये इंट्रोडक्शन मेरी थी। तो ये वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत,
उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 29, जिसके अंदर ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है कि ये बंदा वाकई ही ऑनर है, कितने ऑनर है उसके अंदर, तो वो शो करता है। ये आप दे सकते हैं। पार्टनरशिप डीड दे सकते हैं अगर पार्टनर हैं। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न दे सकते हैं, वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद लैंड रजिस्ट्री है, फर्द है, रेंट डीड है अगर वो लैंडलॉर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एक, अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, वो मिल सकता है, देना है आपको। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ड्यूली वेरीफाइड बाय बैंक। अब ये सारे डॉक्यूमेंट, जितनी बड़ी पॉलिसी होगी, ये डॉक्यूमेंट आप सारे जब लगा देंगे तो इसमें मजीद मैंने फॉर्म 29 को दूसरे लफ्जों में ये भी हम कह सकते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एनुअल अकाउंट्स भी इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप बड़ी पॉलिसी पे जाते हैं तो आपको स्विचली फिल करना पड़ती है, उस एंगल से भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब रिपोर्ट्स का होता है, हर वक्त कंफ्यूजन रहती है, रिपोर्ट्स कौन फिल करेगा, कौन उसको साइन करेगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 2 लाख से लेकर 10 लाख तक ये सिर्फ फॉर बी एंड सी कैटेगरी फीमेल लाइफ के ऊपर है। एसएम उसको काउंटर साइन करेगा एरिया मैनेजर। आगे हम रूटीन में जाते हैं। 10 लाख से 25 लाख की जो भी केस होगा उसमें एसएम एंड एरिया मैनेजर है। क्लियर कट रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट्स मैं आपको एंड पे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक रिपोर्ट को। 25 लाख सम एश्योर्ड से लेकर 50 लाख सम एश्योर्ड तक एरिया मैनेजर एंड काउंटर साइन बाय सेक्टर हेड है। अच्छा, 50 लाख से लेकर 75 लाख तक सेक्टर हेड इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जो है ना वो इसकी है, ठीक है जी, होती है। और 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, बिलो 1 करोड़, ठीक है जी, उसमें आपकी सेक्टर हेड ड्यूली वेरीफाइड बाय जोनल हेड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, 1 करोड़ हो जाता है या 1 करोड़ के ऊपर होता है एरिया मैनेजर एंड सेक्टर विद जोनल हेड इंडिपेंडेंट विजिट रिपोर्ट होती है। ओके जी, ये सारी रिपोर्ट जो है ना आपको दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, 1 करोड़ से जब केस 1 रुपया भी ऊपर चला जाता है तो फिर क्या होता है, आपको इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय जोनल हेड लगाएगा। फिर मैंने आपको बोलना नहीं चाहता, वापस जाना चाहता हूँ। फिर आपको स्विसली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लगानी है। फिर आपको डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इनकम लेने हैं उसको, ठीक है जी। तो ये हमारी रिपोर्ट जो है ना अबव करोड़, जितने मर्जी हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, जितना भी है, डेफिनेट बात है उसके ऊपर ये रिपोर्ट्स लगेगी। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जो कि 50 लाख रुपए जो होती है उसमें एरिया मैनेजर, और अबव होता है तो उसमें सेक्रेटरी उसको वेरीफाई करता है सारी रिपोर्ट्स को। अच्छा, एक और मसला हमें बहुत आता है कि हम बहुत गलती जब करते हैं बेचारे, डाउन द लाइन एसआरबी एसएमबी कर जाते हैं, कम कम एरिया मैनेजर भी बात कर जाते हैं। सम एट रिस्क की समझ बात का लोगों को नहीं होती, जिसकी बेस के ऊपर ये रिपोर्ट्स का जो लगाना है सम एट रिस्क के ऊपर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सम एट रिस्क क्या है? टोटल सम एट रिस्क इसे कहते हैं। इसमें 2 एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आराम से जब भी आप चाहें भूल जाए तो उसको सामने खोल के आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप प्रिंट ले सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। मुझे कहेंगे तो मैं आपको फेसबुक पे भी इस पे डाल सकता हूं। अच्छा, इसमें उसने क्या लिया है, उसमें सम छोड़ा 20 लाख रुपए की एग्जांपल है, उसमें AIB 10% उसने ले लिया है। ओके, और उसके बाद उसकी प्रीवियस पॉलिसी थी वो 03/15 ईयर है, 3 लाख की पॉलिसी उसने ली है, और उस पर 15% एफ भी दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे? अब आगे आपके इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? नंबर 1, आप बेसिक सम छोड़ लेंगे कितना, 20 लाख रुपया, इसमें प्रीवियस पॉलिसी डाल देंगे 3 लाख रुपए, वो डाल गई। अच्छा, अब आपको कम्यूटेड वैल्यू निकालनी है। कम्यूटेड वैल्यू निकालना ही फन है। कम्यूटेड वैल्यू निकालेंगे FIB 10% ऑन द करंट। आप सबसे पहले इसके अंदर मैंने आगे आपको फार्मूला दिया हुआ है, रेट दिए हुए, वो दिखा देता हूं आपको। तो उसका रेट फैक्टर जो बनता है वो आपका 11.75% है ऑफ ₹1 का। तो आप बड़ा सिंपल वे आपको बताने लगा हूं, इसको 2 लाख पे मल्टीप्लाई करना है। जितनी सम छोड़े ना उसमें 1 जीरो उड़ा दें, बड़ा फार्मूला सीधा सीधा, बात को बहुत कंफ्यूज होते हैं, लास्ट एक डिजिट उड़ा दें तो जितना भी हो, 10 लाख 20 लाख 50 करोड़ की हो तो एक फिगर उड़ा दें पीछे से, तो आप सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये वैल्यू निकल आएगी, कम्यूटेड वैल्यू निकलेगी 23,56,000 रुपये। अच्छा, 15% अब आप देखें, 15% प्रीवियस पॉलिसी पे भी था,
उसका फैक्टर है 9.95 और 3 लाख का 30,000 पे मल्टीप्लाई किया और ये आप 1.5 ईयर के ऊपर आपने मल्टीप्लाई क्या कर दिया तो ये कितने लिखिए 4,49,000 रुपया इसकी वैल्यू बनेगी। अच्छा जी आगे देखें, अंडर राइटिंग रिक्वायरमेंट जो है ना, आपको पता है जंबू लिमिट इसकी 50 लाख है। अच्छा अब आपका निकल है 51 लाख। अब जब हम साइन कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, तो हम जल्दी जल्दी में 50 लाख की लिमिट तक मेडिकल करा के फार्ग कर देते हैं। जब पता चलता है अंडर राइटिंग के पास जाता है, वो कहता है आपको तो कम्यूटेड वैल्यू ज्यादा निकली, TSL ज्यादा निकल रहा है, तो फिर आप तो 51 लाख के टेस्ट देने हैं। तो वहां पे फिर हमारे बेचारे डिस्टर्ब सेम डिस्टर्ब होते हैं, ये क्या हो गया। जब आप वो समझ के जाएगा और जिसको डाउन द लाइन जब समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये इसको मसला नहीं होएगा, तो उसने टेस्ट लेगा ताकि उसमें FIB को थोड़ा कर दे या फिर उसको खत्म कर सकता है, ताकि अब बड़े टेस्टों पे ना जाना पड़े। ओके, आगे एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक पॉलिसी की है 25 लाख रुपए की, सीधा सीधा जाते हैं 25 लाख के टेस्ट करा के आए थे और उस पर AD भी दिया और 1 टाइम TR भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं। अब अंडरस्टैंड करना है, और उस पर 15% FIB है, 20 साल की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए ये जो है इसका आप देखें आप उसमें प्रीवियस पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, 15% FIB दिया हुआ उस पेपर में। अब आप देखें 25 लाख आपने टोटल सम एश्योर्ड ले लिया, TIR का फिर 25 लाख डालना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया, 50 हो गया। अगर 50 पे भी बात का सोचते हैं, चलो 25 TR का समझ है कि इसमें सम एश्योर्ड में शामिल होता है, तो 50 पे टेस्ट करा देते हैं, वो भी गलत है। आप देखें प्रीवियस पॉलिसी 5 लाख की है, चलो वो डाले 55 लाख हो गया। फिर आपको 10% उसका कम्यूटेड वैल्यू और 15% उसका कम्यूटेड वैल्यू 60 डालनी है, तो आपका ये टोटल जो बनेगा वो 93 लाख बनेगा। इसका मतलब कि आपका टेस्ट जो है 93 लाख वाले होने हैं, मतलब 1 करोड़ से कम के सारे टेस्ट होने आपके। तो ये अंडरस्टैंड आपने सिर्फ करना है कि मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस आपके सामने रखा है जिसमें मल्टीपल चीजें आ गई हैं, लेकिन सिंपल चीजें हो तो आप आराम से कैलकुलेशन इसी तरीके के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वो टेबल ये है आपके सामने, मैं दिखाता हूँ आपको टेबल जो है ना वो आगे इधर नहीं आ रहा, वो मैं एंड पे दिखा दूंगा। वो टेबल रेट उसके अंदर लिखा हुआ है, अंडर राइटिंग बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, वो उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा आगे हम देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ फीमेल लाइफ। ओके, अब फीमेल लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस कौन सी है, क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, वो सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी है। कैटेगरी ए जो होती है फीमेल, वो हमारी ट्रीटेड एज पार विद द मेल्स, सेम जो मेल वाला है, मेल का काम है, अगर एक कैटेगरी खत्म है तो जस्ट लाइक मेल ट्रीट किया जाएगा। और वो कौन होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टॉप लेवल स्कूल, यूनिवर्सिटीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, established प्राइवेट फर्म्स, बैंक्स, क्वालिफाइड लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑनर, ये होंगे तो ए कैटेगरी में होंगे। ए कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट भी मांगेंगे आपसे कि बाकी वो इस काबिल है, तो फिर तो आपको इक्वल जो है ना जितनी मर्जी पॉलिसी ले सकती है। आगे आ गई प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं कैटेगरी बी और सी, इनके लिए सम एश्योर्ड रिस्ट्रिक्ट की है, 10 लाख तक वो सम एश्योर्ड 1 मिलियन तक ले सकते हैं विद मेडिकल एग्जामिनेशन, नो सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें स्लीपिंग पार्टनर हैं, रेंटल्स आ रहे हैं, शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम्स हैं, घर बैठे इनकम आ रही है, जॉब इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, टेलरिंग कर रही है, मिल्क सेलिंग है, ट्यूटरिंग कर रही है, हाउस वाइफ्स हैं, ये सारी की सारी जो है ना बी के सी कैटेगरी में आती हैं, 10 लाख की लिमिट है। और अंडर मैट्रिक हाउस वाइफ भी जो है सम एश्योर्ड 10 लाख तक वो ले सकती हैं, ये दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद है। आगे देखें एनडी के ऊपर कोई ये पॉलिसी ABC वाले पॉलिसी ले सकती हैं एनडी ये फीमेल, लेकिन जो डी कैटेगरी में आती हैं वो पॉलिसी नहीं ले सकती। ओके, आगे 2 साल की रिलैक्सेशन जो उनको मिलती है फीमेल को, वो स्टैंडर्ड लाइफ के ऊपर होगी। अगर उसको लोडिंग है, सब स्टैंडर्ड लाइफ है, तो उसको 2 साल की वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आगे देखें हाउस वाइफ्स अंडर मैट्रिक इंक्लूडिंग इलिटरेट फीमेल, पहले ये होता था कि जीवन साथी के केस के अंदर वो मैट्रिक लेते थे और उसका जो है ना वो फिर कंसीडर करते थे। अब उन्होंने पहले 2 लाख या 5 लाख लिमिट कर दी, 5 लाख तक इलिटरेट वोमेन भी जो जीवन साथी में जा सकती है। इज इट क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं हम। एक ये इलिटरेट के लिए जो है ना वो
जो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा लगाते हैं, उर्दू में साइन करते हैं, उनके लिए नॉन मेडिकल सम एट रिस्क नॉन मेडिकल लिमिट है। जैसे नॉन मेडिकल लिमिट के अंदर आता है, जब मेडिकल होगा तो सारे मेडिकल होंगे उसके। अगर नॉन मेडिकल में पहले ये था लाख रुपए की भी लेता है तो उसको मेडिकल कराना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने एक रिपोर्ट सीआर रिपोर्ट बना दी है कि इन ल्यू ऑफ द एफएमआर, अब एफएमआर नहीं देना पड़ेगा आपको, सीधा नॉन मेडिकल जो लिमिट है उसके अंदर ये सर्टिफिकेट साथ मैंने दिखा रहा हूँ, इसको एरिया मैनेजर और 3 स्पेसिमेन के साथ जो है ना वो फिल करेगा, और 3 स्पेसिमेन ऑफ द थंब इंप्रेशन ड्यूली वेरीफाइड बाय एसएम एंड एएम, ये दोनों मिलके ये फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म बड़ा सिंपल है, मसला नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। और सबसे पहला जो उसका कॉलम है ऊपर आप समन छोड़ लेंगे और उस सारा कुछ लिखेंगे, तो नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्या इसका कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है। आगे फिर वो कह रहा है कि ये इसका हेल्दी पॉइंट ऑफ से आप देख रहे हैं कि अपीयर जब हुआ है आपके सामने वो ठीक है जी। और उसके बाद वो मेजरमेंट इसकी जो आप वेरीफाई कर रहे हैं, यस कर रहे हैं या नो कर रहे हैं, जब बंदे को मिलेंगे तो ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके जो फाइनेंशियल सेटअप है वो ठीक है। ये सारी चीजें लिखते हुए यस करना नो करने के बाद आप दोनों वेरीफाई करेंगे और एरिया में जिसको दोनों कर सकते हैं। इसकी वो लिमिट के बारे में जो उधर ऊपर हमारे लिमिट दी हुई है उसके सेटअप के बारे में, ये आप इसको सेल मैनेजर और एरिया मैनेजर इसको साइन करके देंगे तो लीटेट का भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें अंडरराइटिंग रिगार्डिंग एक्सपायर्ड सीएनआईसी। अच्छा, अब सीएनआईसी एक्सपायर हो गया, इसमें भी मसला हो जाता है, तब पॉलिसी के लिए ये क्लियर कट गाइडेंस में आ चुका है कि आप जो है ना वो टोकन जो आप मिलता है आपको, वो नाजा से टोकन मिलेगा फॉर रिन्यूअल, और ये अगर एक्सपायर हो गया तो उसको अटेस्टेड सेल्फ अटेस्ट करेगा और उसको वेरीफाइड करेगा एरिया मैनेजर और सेक्रेटरी करे, कंसर्न करेगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें उसको जो सीएनआईसी जो है ना 3 महीने के लिए वो जब उसने अप्लाई किया है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको वापस जमा कराना होता है, ये ज़हन में रखिएगा। और कंसर्न एरिया मैनेजर जो है ना वो इसको अंडरटेकिंग देगा कि ये सबमिट कराएगा, ठीक है जी, तो ताकि वो उसका नंबर फिर भी लग सकता है। इसका फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में 2 फॉर्मेट इसमें नजर आएंगे आपको। एक तो फॉर्मेट जो है ना वो राइट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड पे जो है, इसमें एरिया मैनेजर जो है ना वो वेरीफाई करेगा इसको कि ये सीएनआईसी नंबर है और प्रपोजल नंबर ये है, और इसका सीएनआईसी जो है ना वो मैं वादा करता हूँ कि मैं 3 महीने के अंदर इसको दे देंगे, हम इसको जमा करा देंगे, ठीक है ना। और अगर खुदा न खासा नहीं देता तो ये प्रपोजल को सब्सिक्वेंट किया जा सकेगा, शैल नॉट बी इंटरटेन, प्रपोजल इंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा फॉर्मेट ये है कि ये इसमें भी है कि वो खुद साइन करेगा, लाइव प्रपोज सो साइन करेगा, वेरीफाइड बाय एरिया मैनेजर करेगा कि वो सॉल्मी डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने जो भी मेरी बिलिंग जो सारे पर्टिकुलर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है जो सीएनआईसी में पहले थी वो सेम एज इट इज है, उसको वो वेरीफाई करेगा तो आपका ये नंबर लग जाएगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सिर्फ फॉर्म को अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे जनरल कंडीशन में आप बताना चाहूंगा, मिनिमम प्रीमियम ऑफ पॉलिसी वुड बी ये 9,500 जो एनुअल मोड होता है, और अगर क्वार्टरली मंथली और हाफ ईयरली लेंगे तो 7,500 इसका इस जो है ना मोड ऑफ पेमेंट जो है उसके ऊपर प्रीमियम है। बैक डेटिंग के ऊपर बताऊंगा, बैक डेटिंग जो है वो आप ले सकते हैं करंट रेट के ऊपर, जो भी हो लेट फीस आपको करंट रेट पे चार्ज की जाएगी। इफ बैक डेटिंग पीरियड स्ट्रेचेस बियॉन्ड द 15 डेज, 15 दिन से अगर ज्यादा होगी तो उसकी जो लेट फी चार्ज होगी। लेकिन अगर ये बैक डेटिंग जो है दिसंबर और जून में है तो 3 महीने तक आपको उसकी कोई चार्जेस नहीं लेने पड़ेंगे, बड़ा सिंपल वे है। अदरवाइज आम रूटीन में जो 15 दिन से ज्यादा होगी उसके लेट फी चार्ज की जाएगी, और अगर आप जून में या दिसंबर में बैक डेटिंग कराते हैं तो उसमें आपको 3 महीने तक लेट फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन 3 महीने से ऊपर जाएंगे तो फिर आपको ये लेट फीस लिया जा सकता है, और बैक डेटिंग 6 महीने तक हो सकती है। ओके, अच्छा एक और बात है, बैक डेटिंग जब करते हैं तो जिस दिन प्रपोजल फिल कर रहे हैं उसी एक्चुअल जो एज जो है ना उसकी, उसके ऊपर मेडिकल होगा,
और उसके ऊपर प्रपोजल होगा, उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा को लगता है उस पर लगेगा। बैक डेटिंग का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, और एंड स्कीम में बैक डेटिंग नहीं होती। आगे आप जनरल कंडीशन में ये भी कंफ्यूज बात का हम रहते हैं। सबसे पहले ये प्रीमियम, ये जो आम जनरल कंडीशन है इसमें पीरियड ऑफ लैप्स, ऑटो सरेंडर और पेड अप पॉलिसी जितनी भी होती हैं, इसमें ग्रेस पीरियड जो है ना वो आपको पता है 1 मंथ का होता है। प्रीमियम लैप लिखा है प्रीमियम पेड आफ्टर ग्रेस पीरियड बट विद इन 3 मंथ्स, तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ देना पड़ेगा। एंड नॉन मेडिकल सूरत में, मेडिकल के सूरत में भी डीएच देना पड़ेगा, डीजीएच डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ सब स्टैंडर्ड केस में अगर होता है तो उसमें देना पड़ेगा इनको। अगर नंबर 2 पे है प्रीमियम, अगर उसने जो 3 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान में है, लैप्स, ऑटो सरेंडर और ऑटो पेड अप जो है डेट है उसकी लें, तो सबसे पहले तो है इसको लेट फीस चार्ज होगी। नंबर 2 पे फिर डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ लगेगा इसके ऊपर। आगे चले जाएं मेडिकल केसेस में लेट फीस होगी और डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ इन स्टैंडर्ड केसेस, सब स्टैंडर्ड केसेस के अंदर लेट फीस भी होगी। मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन एफएमआर जो देना पड़ेगा। नंबर 3 पे है अगर 6 महीने से लेट है और 9 महीने तक है तो उसमें भी हम नॉन मेडिकल केस में नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन आ जाएगी लेट फीस के साथ 6 महीने से 9 मंथ तक, आफ्टर 6 मंथ विद इन 9 मंथ, ठीक है। और इसमें अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता है, मतलब इसमें मेडिकल में आता है तो स्टैंडर्ड केस में सेम एज ए नॉन मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है ना वो इसमें अप्लाई होती हैं, और सब स्टैंडर्ड केस में लेट फीस है। आगे फिर एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल मेडिकल है, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द करंट एज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अंडरराइटर, ये देनी होगी। फिर 9 मंथ्स आफ्टर 9 मंथ बट विद इन 12 मंथ, 1 साल के अंदर हो तो फिर नॉन मेडिकल में उसी तरीके से रिवाइवल फॉर्म देना होगा, आपको लेट फी देनी होगी। स्टैंडर्ड केस में लेट फीस एंड एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल फॉर्म, सब स्टैंडर्ड केस में वही आपका लेट फीस है। फिर आपका रिवाइवल मेडिकल रिवाइवल है और मेडिकल जो है ना वो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा आगे आ जाता है पेड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ लैप्स, 12 महीने के बाद जब पे करेंगे तो लेट फीस और नॉन मेडिकल रिवाइवल फॉर्म है, इसमें सब स्टैंडर्ड केस में लेट फीस है, एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल और ऑल मेडिकल रिपोर्ट आपको देनी पड़ेंगी। अच्छा आगे हम चलते हैं जी माइनर केस के अंदर, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है हमें। अंडर टेबल 01 और 03, बाकी आपको पता 07 का आपको पता है, 75 का आपको 6 का पता है, लेकिन आम रूटीन में डायरेक्ट माइनर जो लाइव होती हैं उसके ऊपर कैसे हम ले सकते हैं। बिलो 5 ईयर अगर होता है तो उसके ऊपर नो सम इंश्योर्ड ऑफर्ड नहीं देगा स्टेट अप। 5 साल हो और बिलो 10 ईयर हो तो उसमें 10 लाख तक सम इंश्योर्ड को दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू अगर उसका फादर भी इंश्योर्ड है, ओके, और उसकी वर्थ बाकी है उसकी। और 10 साल 10 ईयर टू 18 ईयर तक आप 20 लाख तक उसको, वो बिलो 10 था अब ये आफ्टर 10 है और 18 तक है, तो 2 मिलियन की पॉलिसी वो ले सकता है, या 50% ऑफ सम इंश्योर्ड ऑफ प्रपोजर, फादर और मदर ने करोड़ के लिए तो अपने बच्चों को, वो एक बच्चा है तो उसको 50 की दे सकता है, 2 है तो 25-25 की दे सकता है, ये भी ऑप्शन उसके पास मौजूद है। लेकिन नोट इसके फाइनेंशियल एविडेंस जो है ना वो और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है ना वो उसके प्रपोजल के ऊपर होगी, ठीक है जी। इसके लिए भी फॉर्म क्या है बताता हूँ उसके ये अब कोविड-19 आ गया है, इसके ऊपर भी ये 2 रिपोर्ट्स आई हैं फॉर पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। ये सिंपल यस नो करना है, यस नो करना है, इसमें आपको एंड पे आके क्या कहते हैं लाइव प्रपोज्ड और प्रपोजर सेंड करेगा और साथ में एरिया में जो वाईफाई करेगा उसको, ठीक है जी। और कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ ये है कि देख लेना उसको कि राइट वे में जाए, बेहतर तो यही है। ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं तो उनके लिए भी रिपोर्ट लिखी हुई है, बड़ी सिंपल रिपोर्ट है। इसमें यह है कि टेस्टेड पॉजिटिव फॉर, क्या वो पॉजिटिव तो नहीं है दोनों साइड पे, यस नो, सेल्फ आइसोलेटेड विद इन, अगर वो टेस्ट उसका पॉजिटिव तो डेफिनेटली बात सेल्फ आइसोलेटेड में जाएगा और मेडिकल एडवाइस को यस नो करेंगे। इफ यस, अगर यस होता है तो फिर नीचे वाला काम साफ होगा।
अगर नो है तो डेफिनेट बात है बाकी के सारे काम भी नो होंगे, ठीक है जी। तो इन लास्ट 1 मंथ हैव यू बीन एडवाइज टू सेल्फ आइसोलेटेड, तो फिर यस नो आप करेंगे इसमें। तो ये सिंपल वे में है कि आप ट्रैवल कितना किया है, कहाँ पे किया है, वो सारा आप उसको मेंशन कर देंगे और सिंपल यस नो करना, इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं है। आगे एक और है, 1,00,000 रुपया प्रीमियम के ऊपर, लाख एंड अबव के ऊपर आपको एक और फॉर्म देना पड़ता है जिसको कहते हैं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है। नो योर कस्टमर फॉर्म इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर है। ये भी बड़ा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफा पढ़ने से ना आसान होता है। बात का ऐसी क्लासेस होती हैं जो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, हम फॉर्म बड़ा समझ के परेशान हो जाते हैं, और हम सिर्फ साइन करा के एक दफा फॉर्म पढ़ने से, सबसे पहले तो ये है कि आपका प्रपोजल नेम है, सेकंड नेम है, लास्ट नेम है, शनाख्ती कार्ड का नंबर है, आपकी NIC टिक करना है, और आपने अगर यूनाइटेड स्टेट का है में है वो बंदा या जा है उसके रिलेटेड है, तो फिर आपको फॉरेन जो असाइनमेंट टैक्स कंप्लायंस के अंदर आता है, तो वो आप ये फिल करेंगे, नीचे वाला कॉलम जो है, ये वाले जो है, ये वाले। तो अगर ये नहीं तो इसके ऊपर सीधा सीधा आप जो है ना वो लगा सकते हैं कि आप इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि अगर आप इसको देखें तो आप पकड़ें इसको, और आप यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, और ये टोटल अगर नहीं है तो इसको आप सीधा सीधा ये लगाइन भी लगा सकते हैं, ये लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये सारा कुछ सारा यूनाइटेड स्टेट में नहीं आता। तो नीचे वाले कॉलम जो है ना वो उसमें आपको आते हैं कि वो कहीं ना एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, कि उसको हाईलाइट कहीं ना हुआ हो, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक्सपायरी ऑफ द ओवरसीज कार्ड, तो उसके पास ओवरसीज कार्ड था, उसके लिए वो प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो यस और नो करेगा। तो ये सिंपल वे में आके सीधा सीधा जो है ना वो आप इसको फिल करके साइन करके देंगे तो ये इसमें आ जाएगा। मोस्टली 90% मैं ये देख रहा हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे केसेस बहुत कम आते हैं, 1-2% में कहीं ना कहीं बहुत, अदरवाइज जरूरत नहीं है, उसको इतना मसला नहीं होता हमारे पास। तो आप देखें, आगे चलते हैं। तो जी, करेंसी डिक्लेरेशन होता है जब पॉलिसीज आप करते हैं, फॉरेन कंट्री में बंदा रह रहा है और उसकी आप पॉलिसीज करते हैं, तो फिर आपको ये चीज जो है ना वो पेश आएगी। 1 मिनट में इसको जरा खत्म कर लूं क्योंकि ये तंग करेगा। जी, अच्छा, इसमें करेंसी डिक्लेरेशन 2 किस्म के होते हैं। एक करेंसी डिक्लेरेशन जो है ना वो आपका ये आम पाकिस्तानी है, वो और वो बाहर से आया हुआ है, तो आपकी पॉलिसी ले रहा है, तो उसको सिर्फ ये शो करना है कि मैंने पाकिस्तानी करेंसी में पे करूंगा और पाकिस्तानी करेंसी में मुझे पेमेंट वापस मिलेगी। कुछ लोग हैं पाकिस्तानी है लेकिन वहां पे परमानेंट रह रहे हैं, और उनके लिए भी यही चीज है कि वो सारा चीजें उसमें मेंशन करेंगे कि मुझे इस तरीके से फॉरेनर नेशनल है और साथ में पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तान रुपये में लेना चाहता है, लेकिन है फॉरेन नेशनल लेकिन पाकिस्तानी नेशनल भी है, तो फिर वो दूसरा फॉर्म फिल करेगा। ठीक है जी, ये इसको आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अच्छा, मैंने आपको जो 01 वो दिखाया था आपको माइनर लाइफ के लिए, या प्रपोजल फॉर्म ये है 003 फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, ये भी प्रपोजल का फिल होना होता है। जो मेल है या फीमेल है, जो बाप है या वालदा है, जो भी है उसका फिल होगा, जो बच्चे के साथ अटैच होगा। जीवन साथी में भी ये फेल होता है, और इंडिविजुअल लाइफ जिसका प्रपोजल कोई और होता है उसके लिए फेल होता है। नेम देगा, फादर नेम देगा, एज देगा, ऑक्यूपेशन अपना वो देगा, इनकम ऑफ द पेयर बताएगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, और सबका उसकी पॉलिसी यहाँ डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, और इसका रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, तो यहाँ पे आप वो पेयर सिग्नेचर करेगा, विटनेस हो जाएगा। साथ में एनडी फॉर्म भी एक दे दिया मैंने। ये एनडी स्कीम के तहत जो होता है, ये सारा फॉर्म जो है ना एरिया में जिसको इसको विटनेस करता है, और ये एनडी स्कीम में जो इस्तेमाल होता है। बाकी फॉर्म नॉन मेडिकल फॉर्म होता है, साथ में ये एक फॉर्म लगता है। आगे मेडिकल और नॉन मेडिकल लिमिट जो होती है ना, ये हेल्थ एंगल से है। इसमें आपको सबके पास होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आपको 18 से 40 साल तक अगर देखें तो
40 लाख तक जो है ना वो आपकी नॉन मेडिकल है, और बाकी की लिमिट जो है ना वो सारी की सारी इसमें दी हुई है। इसको आप रेट बुक में भी सब मौजूद है। और कोशिश कीजिएगा जब आप जाने लगे मेडिकल कराने से इसको देख लें, इसको देखने के बाद TSR को देख लें। ये दोनों को जब देख लेंगे तो फिर आपका काम जो है ना वो पूरा हो जाएगा। अभी हम चलते हैं वापस दूसरी रिपोर्ट की तरफ मैं आता हूं, और मैं दोबारा आपको दूसरी रिपोर्ट की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको रिपोर्ट्स का पता चल जाए कि किस तरीके से। अब ये देखें, ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर बंदा काफ़ी खामखा कंफ्यूज हो रहा होता है। ये सबसे पहले रिपोर्ट कौन सी है? ये SMAM सेक्टर हेड्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। ये जो आपको ये मैंने सबसे पहले बताया था कि उसमें आपने इसको करना होता है। ठीक है जी। इसमें सिंपल है, ने प्रपोजल नेम, CNH नेम, एड्रेस, आगे राइडर आपने को दिया है उसको टिक करेंगे, प्रपोज नेम आएगा, दोबारा इसका नाम आ जाएगा, टेलीफोन एड्रेस। ये टेलीफोन एड्रेस पहले तो हम नहीं देते थे, अब जरूरत है, क्योंकि एक उसका जब कंप्यूटर में जाएगा तो उसका जो उसको नोटिस जाते हैं, उसको रिमाइंडर जाते हैं, तो उसमें भी जाएगा। तो इसमें एड्रेस पूरे दिया करें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आसान रहता है उसके लिए। अगर आपने काम ठीक किया तो अपने एड्रेस पूरे दें। ठीक है। आगे डिटेल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट। अब एसेट को आपने सिर्फ टिक करना है। रेजिडेंस में है तो फ्लैट है या हाउस है, क्लिक करेंगे आप। इंश्योर्ड है या नहीं है, मोस्टली नॉन इंश्योर्ड होते हैं, और इंश्योर्ड है तो इंश्योर्ड कंपनी का नाम दे देंगे। अच्छा, बिल्ड परचेज इन ईयर, कब उसने परचेज की है, इनहेरिटेड है, मोस्टली इनहेरिटेड भी होती हैं, आप इनहेरिटेड को कर सकते हैं। अगर परचेज किया तो यस कर दें उसको। मॉर्टगेज कराई है तो मॉर्टगेज का होता है कि किसी बैंक से लोन लिया, उसमें मॉर्टगेज कराई हुई है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं यस या नो। ठीक है ना। अगर पूरा फिर अगर कराई हुई है तो फिर आपको बैंक का नाम देना होगा। फिर सेल्फ है आपकी प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आप देंगे। रजिस्टर्ड ऑनर कौन है इसका, बास का बाप होता है, आप लिख रहे हैं बाप है, मामा है या कोई दादा है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, उसकी वर्थ दे दें। एडिशनल मार्क्स है कमर्शियल रेंटल, कमर्शियल ऊपर रेंटल प्रॉपर्टी। ये इसलिए कि बास को तो आपको लिखना पड़ता था, अब आपके लिए आसानियां है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो रेंटल इनकम के ऊपर इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसके लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई है कि आपके पास रेंटल क्या दी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी शॉप है, आपका वेयर हाउस है, कुछ भी है, सेल्फ है, ओनर है, फैमिली वाले है। ठीक है जी। इसको भी सेम मॉर्टगेज में है तो वो बता दें इसकी रेंटल इनकम कितनी है, एस्टिमेटेड वर्थ कितनी है, और कोई रिमार्क्स देना चाहें आप दे सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसका बिजनेस। अब बिजनेसमैन के लिए ये आता है कि उसकी फैक्ट्री अगर है तो वो मेंशन कर देगा, ऑनरशिप उसकी सोल ऑनरशिप है, पार्टनरशिप है, मॉर्टगेज ये भी उसने कराई हुई अगर, तो आपको सिर्फ वहां सामने रख के आप पार्टी के पास जब बैठते हैं प्रपोज लाइव प्रपोज के साथ तो प्लीज आप फौरी तौर पे टिक कर सकते हैं, आसानी से करें। उसको कहें सर आपकी ये वर्थ शो हो रही है, मैं आपकी वर्थ शो करना चाहता हूँ, कल को आप ज्यादा पॉलिसी भी लेना चाहते हैं तो आपकी वर्थ प्रॉपर आए, क्योंकि माशाल्लाह आप वर्थ वाले लोग हैं तो फिर वो आसानी से दे देते हैं। उनको ये ना कहना कि इंक्वायरी हो रही है, ये चीजों से नहीं कहना चाहिए हमें। अच्छा, ये उसकी कब से है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसके पास कितने हैं, एनुअल टर्नओवर। अब मोस्टली पहले टर्नओवर का मसला होता है, टर्नओवर ये होती है उसको आप से कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल में है, टेक्सटाइल की टर्नओवर होती है कि उसकी सेल कितनी है टोटल। आप इसमें प्रॉफिट लॉस का चक्कर नहीं, टर्नओवर वो कहेगा मेरी एनुअल मंथली तकरीबन 5 लाख की है तो आप इसका मतलब कि पूरे साल की 60 लाख की हो गई। आपने टर्नओवर ये देखनी है कि टर्नओवर का मतलब कि आपकी सेल कितनी हो रही है हर चीज में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, रजिस्टर्ड है यस, नहीं है रजिस्टर्ड वो भी आप बता सकते हैं। सेल टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन है वो होगा एस्टिमेटेड नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। अब नेट वर्थ ऑफ बिजनेस एक टेक्निकल मसला है, बिजनेस बैंक अकाउंट्स यस नो करें उसका। नेट वर्थ कैसे होती है कि जब आप ये फिल कर रहे होते हैं इन सारी चीजों का मिला के पूरी की पूरी जो भी है, उसके घर भी है, गाड़ियां भी, जो जो चीजें उसको आके एक तो ये बिजनेस की नेटवर्थ दे रहा है और आगे जाके सबकी नेटवर्थ देगा कि ये इसकी कितना नेटवर्थ है। जब आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न ले लेते हैं उसमें इसकी वर्थ सारी मौजूद होती है। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो होती है वो इसकी वर्थ होती है, वहां से सिंपल वो लें और वर्थ यहाँ पे नोट कर दें इसकी कितनी है। एम्प्लॉइज आपको फौरी तौर पे दे देगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हर कोई करता है,
वो इतनी आसानी से देगा चाहे उसने जो भी किया हुआ है रिटर्न, क्योंकि वो ओपन होती है, किसी को उसका खौफ नहीं होता। तो रिटर्न जब लेते हैं उसमें आपके पास काफी चीजें खुद फाइनेंशियल आ जाती हैं। आप उसको आराम से वहां से प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन होती है, गाड़ियों की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें उसके पास और जो उसमें घर में है वो सब कुछ ले सकते हैं। तो ये वर्थ उसकी यहाँ से नोट हो जाती है। आगे व्हीकल्स के बारे में भी आप बता दिया है, मेक मॉडल कौन से आपका, एक है गाड़ी, दो है इंश्योर्ड है तो उस कंपनी का नाम दे दें। ठीक है जी। इस तरीके से आगे आगे एग्रीकल्चर मशीनरी इसके पास कोई है, ट्रैक्टर ट्राली ये वो। अब एग्रीकल्चर वाला बंदा भी इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो इस ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, बाकी वो चीजों को नो कर देगा। उसका बिजनेस नहीं है तो नो, सैलरी पर्सन है तो नो नो करते जाए, सिंपल एग्रीकल्चर है तो ये सिर्फ कॉलम फिल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप देखें, पहले था कि स्टॉक और ये कितने हैं, अब हर चीज को टिक करते जाएं, कितने कि उसके गवर्नमेंट गारंटीड है ये स्टॉक जो है, उसको एक्चुअल वर्थ उसकी बता दें। 5 लाख के शेयर हैं, 10 लाख के हैं, मार्क्स दे दें। ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कितनी उसके पास है, उसके साइज क्या है, नहरी है, बरानी है, वो दे देंगे। अगर वो रह रहा है कंबाइंड फैमिली के अंदर, अब इन सारों की वर्थ जो है ना वो यहाँ पे आपको टोटल देनी होगी, ये वाली वर्थ में सेल्फ वर्थ दे देंगे तो आपको आपकी और उसकी हस्बैंड की उसके हस्बैंड की होगी, वो दे सकता है, मिसेस की दे सकते हैं। अर्निंग मेंबर का मतलब कि एक घर में 3 रह रहे तो तीनों का दे है इसमें। इसमें आप एक और एंगल निकल सकता है, तो क्या वो इंश्योर्ड है और नहीं है तो उसकी भी ट्राई करें आप। ठीक है। तो लाइफ परपोज, पासपोर्ट नंबर आपने लेना है, फिर कौन कौन सी कंट्री में विजिट किया है वो यहाँ लिखने से ये फायदा होगा कि वो भरपूर माशाल्लाह वर्थ वाला बंदा है। आगे चले तो आगे देखिए स्टेट ऑफ गुड हेल्थ है, तो अपीयरेंस में पता चल रहा है, अपीयरेंस में दिखा रहा है। आपने मेडिकल तो अभी नहीं देखा, अपीयरेंस में कैसा लग रहा है आपको। एस्टिमेटेड इनकम उसकी 2 चीजें हैं, एक तो इनकम आप भी अंदाजा कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी रिपोर्ट है, आप बता सकते हैं। कोशिश क्या करें 5 लाख है तो प्लस कर दिया करें, प्लस माइनस होने से ये होता है कि कई चीजें बेहतर हो जाती हैं। आगे इज लाइफ प्रपोज नोन टू यू, आप उसको कब से जानते हैं, हाउ लॉन्ग, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा और मार्क्स देके। बाकी सारा जो नीचे ये लिखा हुआ है कि आप इसको पर्सनली जानते हैं, इसको आपने पर्सनल विजिट किया है, इसकी रिपोर्ट्स आपने चेक किए हैं, क्या इसने टेस्ट अपने पूरे कराए हुए हैं। आपके इल्म में होता है कि टेस्ट हम करवाने गए हैं, वो वहाँ पे उसने कंडक्ट कराए हैं टेस्ट, और इसमें क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडेंस के तहत इसका फॉर्म फिल हो गया है, वो आप इसमें वो ऑलरेडी आपके पास ऊपर फॉर्म मैंने बता दिया है। और इसके बाद आई हैव वेरीफाइड द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, डेफिनेटली बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आपने करना है। और प्रॉस्पेक्ट जो है ना वो फिक्टिशियस नहीं है, ये जेन्युइन है, तो वो आपने इसमें करना है। और उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो इसके ऊपर आप साइन करेंगे और सेक्रेटरी जो है ना वो वेरीफाई कर देगा, या सेक्रेटरी या जोनर जो भी वेरीफाई करेगा। ये एक रिपोर्ट आपकी आ गई। उसके बाद जोनल डायरेक्ट रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट आपकी है जोनल की है। इसको क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेम मिलती जुलती है, वही सेम चीजें आ रही हैं, डिक्लेरेशन हेल्थ भी वही आ रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू वही आ रही है, बिजनेस की वैल्यूज भी वही आ रही है। वो डायरेक्ट आप क्योंकि दे रहा है, क्योंकि जब डायरेक्ट देगा तो डेफिनेटली बात है जोनल उसको वेरीफाई प्रॉपर करेगा। ये सेम इंफॉर्मेशन है जो उसमें है, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन ये भी सेम है। ठीक है जी। ये देखिए सारी तकरीबन ये सेम है, और ये भी सेम है, ट्रैवल कंट्री भी आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली फर्क ना है कि ये डायरेक्ट देनी है, इसने रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट देनी है, उसके ऊपर आप वो दे सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी रिपोर्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट रिपोर्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्विचली मोस्टली काफी लोगों को आती नहीं है तो वो किसी और से फिल करवा लेते हैं। ओके, अब इसको मैं गौर से ज़हन में रखिएगा, बड़ा आसान तरीकेकार, प्रॉब्लम नहीं है, ज़हन में रखिएगा। स्विस री के लिए ये 1 करोड़ से अबव की जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर लगती है। ओके, 1 करोड़ से अबव की पॉलिसी, 1 करोड़ 1 रुपया भी होगा तो उस पर लगेगी, 1 करोड़ पे नहीं लगती है, क्योंकि ये स्विस में री इंश्योरेंस के लिए एंगल के साथ जाता है केस, इस हवाले से ये इसको इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसका पूरा नाम आपके पास है, लिख दें आप। आगे देखें, गिव डिटेल ऑफ ऑक्यूपेशन and state whether you are employed as a shareholder, director or the partnership। अब यहाँ पे आपने इसको लिखना है कि क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो क्या उसके पास कोई डेजिग्नेशन है तो वो लिखे। अब आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिक होने के बाद इसलिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि उसे कार्ड जब लेते हैं, कार्ड के ऊपर लिखा होता है, उसके विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है
फॉर्म बे के ऊपर लिखा होता है शेयर होल्डर लिखा होता है, पार्टनर्स लिखा होता है अगर वो पार्टनरशिप है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो लिखेगा सेल्फ एम्प्लॉय हूं मैं, शेयर होल्डर हूँ, पार्टनर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो भी है उसमें डेजिग्नेशन लिखना है आपने। आर एनी concurrent application being made to other officers offices, क्या आपने ये एप्लीकेशन कहीं और भी दी हुई है? यस नो। फॉर एग्जाम्पल आपने ईएफयू में भी कराया हुआ है, उधर भी कराया है, तो यस या नो करें। अगर नो है तो नीचे वाला कॉलम के ऊपर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि सीधी सीधी ऐसे लाइन लगा दें, इजी रहेगा। बड़ा खूबसूरत अंदाज से लाइन सीधी काट के नो कर दें। मैं फिर लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप सीधी सीधी लाइन लगाएं, और आपको अगर नहीं है तो यहाँ पे सीधा ऐसे पकड़े और इसको सीधी लाइन लगा के खत्म कर दें, यहाँ पे नो कर दें, आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें। तो इसी तरीके से आगे भी आप चलते जाएंगे तो आपको लाइन इस तरीके आती जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लाइन चलती रहेगी क्योंकि इसको लाइन को ख़त्म करना फिर मेरा लिए फ़र्ज हो गया। बड़े मसले पैदा कर देती है सर। ओके, तो अभी आप देखें, आगे चलें। प्लीज गिव द डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। पॉलिसी अगर उसने पहले ली हुई हैं तो फिर आपको वो पॉलिसी भी बतानी है उसको कि इसने पहली पॉलिसी कौन कौन सी कितने की ली हुई है। ठीक है ना, कंपनी कौन सी है, आपने किसी एंगल से ली है, तो वो सारे डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये रीज़न क्या थी, फैमिली प्रोटेक्शन ली है, कौन सा प्लान है, वो आप जहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लीज आल्सो लिस्ट एनी other companies which the life insured have been insured with current last 5 year during 5 year। पिछले 5 साल में अगर उसने पॉलिसी को ली है किसी कंपनी से, वो यहाँ पे मेंशन करेगा। आगे जी बिजनेस अब आ गया, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी लिखेगा, वो आपको उसके डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा। पार्टनरशिप है तो वो लिखेगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस क्या वो क्या करता है। टेक्सटाइल में है तो वो टेक्सटाइल बिजनेस है उसका। अगर वो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंशन करेंगे। उसका नेचर क्या है, वो क्या सेल करता है। ठीक है, और क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लॉथ लिख सकते हैं। व्हेन द बिजनेस एस्टैब्लिश्ड, कब ये हुआ है, 25 दिसंबर 2019 फॉर एग्जांपल है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉइज कितने हैं, ये सारे के सारी चीजें उसके पास मौजूद होती हैं जब आप उसके बाद वो लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल या एनुअल अकाउंट उस पे से ले लें। बड़ी पॉलिसी के एनुअल अकाउंट जब लेते हैं तो सारा कुछ मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा अब उसने देखना है अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो 100% लिख दें, अगर वो पार्टनर है तो कितने परसेंट का पार्टनर है वो आपको परसेंटेज यहाँ पे देनी होगी। आगे प्लीज अटैच द स्ट्रक्चर चार्ट ऑफ ऑल कंपनीज पार्टनरशिप आर द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द ग्रुप द ओनरशिप ऑफ ईच एंड, ये फॉर्म 29 पे ओनरशिप ऑफ ईच का शेयर होल्डर का आता है। शेयर होल्डर का सिर्फ फॉर्म 29 पे लिखा होता है कि कितना परसेंट ये शेयर होल्डर है। आगे वाला कॉलम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज गिव डिटेल ऑफ द टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द लास्ट 3 years एंड प्रोजेक्टेड फिगर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नंबर 1, अब आपको सबसे पहले 3 साल का लिखना है। वो 3 साल के लिए अगर उसके पास तीनों सालों की वो ले लेते हैं, आप अकाउंट्स ले लेते हैं उसकी, 1 साल का लेके भी उसको एस्टिमेटेड डाल सकते हैं, तो वो खुद भी आपको बताता है कि इतनी है। सबसे पहले टर्नओवर, वही सेल आ गई, उसकी टर्नओवर कितनी है। फिर आप ये देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट उसको कितना है, और टैक्स के बाद उसको प्रॉफिट कितना है। ठीक है, प्रोजेक्टेड फिगर्स उसकी कितनी है। तो ये आपको खास तौर पे ये नोट करना है। ये आपको उसके अकाउंटेंट आराम से, अकाउंटेंट के पास, मैं अकाउंटेंट के पास बैठ जाता हूँ, थोड़े से फॉर्म है मुझे वो फिल करने, क्योंकि जो रिकग्नाइज्ड लोग होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं जिनके पास कंपनीज का सेटअप होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देने की। मैंने बहुत ज्यादा ये फिल किए हैं, इवन के जब सेक्रेटरी था तो लोग सारे मेरे पास ले आते थे अपनी रिपोर्ट फिल करने के लिए। तो ये फिल करना इतना मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है कि उसकी टर्नओवर और प्रॉफिट उसका शो करे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो जब होगा, अगर वो पार्टनर है तो ये जो टोटल प्रॉफिट का वो उतने % उसके खाते में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप
आप उसमें उसमें भी देख सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में भी देख सकते हैं, उसके एनुअल अकाउंट्स में देख सकते हैं, ये आपको वहां से फिगर मिल जाएगी आराम से। आगे जी लिखा हुआ है इफ ग्रास और नेट लॉस हैज बीन रिपोर्टेड in these figures, please forward copies of the last 2 year accounts and explanation. मोस्टली अगर लॉस में जा रहा है तो डेफिनेटली, अगर ये लॉस में जा रहा है तो पॉलिसी कैसे लेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर उसका सोर्स कोई और होगा। ठीक है जी, तो ये आपने देखें, वेयर इंफॉर्मेशन इज अनअवेलेबल ड्यू टू रीसेंट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्लीज फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ करंट बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग प्रोजेक्शन। अच्छा, ऐसे है कि कंपनी बनी अभी है 3 महीने में, 6 महीने में, तो जब 6 महीने बनती है तो हमेशा कंपनी की प्रोजेक्शन बनी होती है 5 साल बिफोर। जब आज कंपनी खोलते हैं तो वो प्रोजेक्टेड सारा कुछ प्रोजेक्टेड निकालते हैं, ये लोग हर साल 5 साल में हमारा इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, ये सारी चीजें वो बिफोर होती हैं, वो आप दे सकते हैं उसके अंदर। प्लीज गिव द डिटेल ऑफ द लाइफ टू बी इंश्योर्ड पर्सनल अर्निंग एज assumed for the income tax for the last 2 years। अब देखें यहाँ पे ये कॉलम है, इसमें आप क्या है, कुछ ऐसे प्रोप्राइटर होते हैं जो सैलरी भी ले रहे होते हैं, कंपनी में चल रहे होते हैं, वहां पे उनका डायरेक्टर ना और डायरेक्टर मार्केटिंग उन्होंने लिया होता है, तो आप सैलरी उसकी है तो ईयर लिखें, जहाँ दोनों सालों का लिखेंगे। अगर डिविडेंड वो उसने शेयर लिया, उससे डिविडेंड मिल रहा है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसको बोनस या कमीशन मिल रही है, फॉर एग्जांपल चाहे वो एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन। एम्प्लॉइज के लिए तो बड़ा सिंपल है कि ऊपर वाले काफी चीजें खत्म हो जाएंगी, और सिंपल ये जो है ना, ये एम्प्लॉइज का सैलरी पैक उठाएंगे तो उसको 2 सालों की सैलरी यहाँ पे लिख देंगे, डिविडेंड उसको कहीं मिला है, बोनस मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया कि वो अगर बिजनेस में शेयर आए तो वो उसमें मेंशन करेंगे आप। अगर और कोई डिटेल है तो टोटल करके आप उसको बताएंगे इसकी एनुअल इनकम इतनी बनती है। अच्छा, अब ये एक और जो मुश्किल लोगों के लिए पेश आती है, प्लीज एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, अब एसेट्स भी सारी की सारी एसेट्स उसके अकाउंट्स में मौजूद हैं, सारी एसेट उसके इनकम टैक्स रिटर्न में मौजूद है, वो आप टोटल की टोटल एसेट्स। फिर एक और बात करने लगाऊं, आपने जो फिल करके दी है 2 पेज का फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो तो लगनी है, आप उसको भी मद्देनजर रखिएगा। अगर उसको और इसको टैली भी होना चाहिए, वहां पे भी मेंशन किया हुआ आपकी एसेट कितनी है, वो उठा के यहाँ पे आप डाल ले। पहले जब रिपोर्ट अगर वो सही फिल कर लेते हैं तो इस रिपोर्ट में काफी सपोर्ट आपको करेगी। और लायबिलिटी में ये है कि अगर उसने बैंक से लोन लिया है वो मेंशन करे उसमें, और कोई उसकी लायबिलिटी है तो वो उसमें यहाँ पे मेंशन करेगा। ठीक है जी, तो ये करने के बाद फिर जाके उसकी एस्टिमेट है ना, पता चले कि लायबिलिटी उसकी ज्यादा है, एसेट कम है, तो ये तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। अगर आगे देखें, लिस्ट ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, और टुगेदर विद द कॉपीज ऑफ वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इफ एन, अगर वो कहीं ना कहीं उसकी बिजनेस उसका है, उसकी मार्केट वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, प्लीज गिव द डिटेल ऑफ योर डिपेंडेंट्स। आप डिपेंडेंट के नाम देंगे, मिसेज है उसका नाम लिखेंगे, बच्चों के नाम लिखेंगे, एज और रिलेशनशिप लिख देंगे। ठीक है, ये इजी है। आगे आप एक और कॉलम क्या है, ये कह रहा है कि इज द लाइफ प्रपोज आर प्रपोज पॉलिसी ऑनर करंटली बैंकरप्ट आर ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन रिसीवरशिप आर हैज बीन सो इन द पास्ट। अगर वो बैंकरप्ट है तो मीन के दिवालिया हो चुका है, साल पहले 2 साल में डिक्लेयर हो चुका है, दिवालिया डिक्लेयर होता है, तो फिर यस करेंगे तो फिर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। मोस्टली नो ही हम करते हैं, दिवालिया वाला कौन पॉलिसी लेता है, नो कर दें इसको। हाउ लॉन्ग इज द प्रपोज पॉलिसी एक्सपेक्टेड, तो डेफिनेट बात है जब आप पॉलिसी सेल करते हैं तो 20 साल ही लिखेंगे, 20 साल की है, 15 साल की है, पता चले आप वो पूरा टाइम लिखें यहाँ पे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रीमियम पेमेंट, अब यहाँ पे टिक करना है आपको, सोर्स कौन से पेमेंट करेंगे, जो मैंने आप पहले बताया था, क्या कंपनी पे कर रही है उसकी, लाइफ प्रपोज सेल्फ दे रहा है या बारोइंग ले रहा है। बारोइंग नहीं लिखनी आपने, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। कंपनी दे रही है तो कंपनी अगर दे रही है तो कंपनी का रिकॉर्ड में आएगा, याद रखिएगा। कंपनी फिर उसके अकाउंट्स में डालती है कि ये इसकी कंपनी पे कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर लाइफ प्रपोज खुद दे रहा है तो इसको टिक कर देंगे यस ये दे रहा है। इज इट इंटेंडेड टू ऑब्टेन ए टैक्स डिडक्शन फॉर प्रीमियम,
डेफिनेट बात है कि जब आप तो ये है कि इसका पर्पस ये नहीं है खाली कि मैं टैक्स के ऊपर रिबेट लूं, लेकिन आज रिबेट सबको टैक्स पे मिल रहा है, तो ये नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, तो नो भी कर दें कि पर्पस उसका ये नहीं है। पर्पस उसका जो है ना, जब भी वो कोई इंश्योरेंस लेता है, अब देखिए यहाँ पे पर्पस क्या क्या लिखे हैं नीचे आके, पर्पस लिखे हुए हैं पर्सनल फैमिली प्रोटेक्शन 90%, आपने 99% यही होगा। अगर उसने मॉर्टगेज ली हुई है तो फिर लोन प्रोटेक्शन आएगा। शेयर परचेज पार्टनरशिप ये नहीं है कि पर्सन की पॉलिसी आप नहीं ले रहे होते तो आप ज्यादातर पहला कॉलम को टिक कर देते हैं, यस कर देते हैं, और ऊपर डेफिनेट बात है इसका इसका पर्पस ये नहीं है, लेकिन टैक्स डिडक्शन इसका पर्पस नहीं है, नो कर दें, लेकिन उसको मिलता है, रिबेट मिलता है। ठीक है, आगे साहब देखें, आई एग्री to the inform corporation in written of any change in my circumstances between the date of this proposal and issue of the policy contract। जब दी है दरमियान में, साल में, 2 महीने में, महीने में, 15 दिन, जो भी आपका प्रपोजल टाइम लगता है, उसके अंदर कोई चेंज आती है तो वो इन्फॉर्म करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट द कवर विल नॉट कमेंस until the first premium has been received and policy or acceptance letter has been issued। तो जब तक वो नहीं लगता, वो उसको पता है, तो यहाँ पे वो साइन करेगा, और फिर नेम ऑफ प्रपोजर, इशू, सिग्नेटरी, स्टेटस ऑफ सिग्नेटरी आ जाएगा। ठीक है जी, आगे आगे थर्ड पार्टी और क्वालिफिकेशन इसका आ जाएगा। लाइव प्रपोज नीचे भी साइन करेगा वो, सिग्नेचर ऑफ लाइव प्रपोज। ठीक है, यहाँ पे भी वो साइन करेगा, सिग्नेचर ऑफ इंश्योर्ड, और यहाँ पे उसका सारा कुछ प्रपोजर अगर है तो प्रपोजर यहाँ साइन करेगा, वो भी करेगा, और यहाँ पे वो नीचे साइन करेगा अपना। आगे इसमें और ये चीजें आप लाइव इसमें आ जाती हैं। अगर इसमें आगे रिपोर्ट बनती है की पर्सन, उसको लाइन लगा दें। 3-4 ऐसी चीजें आएंगी कि जिसमें आपको लाइन लगा देनी है। ये रिपोर्ट में एफएससी उन्होंने खत्म कर दी है, मोस्टली पहले इसमें थी, लंबी रिपोर्ट होती थी, उसमें की पर्सन, दूसरा पर्सन, उस पर लाइन लगा दें, टोटल रिपोर्ट आपकी ये अल्हम्दुलिल्लाह की जो है ना बेहतरीन रिपोर्ट हो जाएगी। और फाइनली आज ये भी बता दूं कि ये शेड्यूल आपको डाल दिया इसके अंदर, जो लेटेस्ट शेड्यूल है। लाइफ में होल लाइफ की पॉलिसी जो है ना, वो मिनिमम 5 साल की हो सकती है, और 65 साल मैक्सिमम एंट्री 65 साल है, 85 साल तक ये मैच्योर होगी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ और राइडर साल डाल दिए हैं, एक्सेप्ट पीआरपी, और इस तरीके से एंडोमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी, सबकी मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से प्लान है, उसकी क्या स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, उसकी एज क्या है, उसको कौन कौन सा राइडर मिल सकता है। ये देखें सारी पॉलिसी जितनी भी हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आप आराम से सुकून से बाद में आराम से दे सकते हैं। इसी तरीके से हर प्लान इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सारे प्लान आ गए हैं, राइडर भी आ गए हैं। अब राइडर को भी शो किया कि कौन कौन से प्लान में दिया जा सकता है, और ये सारी चीजें जो हम इसमें मेंशन की हुई हैं। तो ये है पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आपको मैंने पेश कर दी है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़े सुकून के साथ इसको सुना, और बेहतरीन सेटअप के साथ आपने इसको देखा, और अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज था मैंने इसको पेश किया। तो मैं इसको वेट करने के लिए सबसे पहले तो नदीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको अपने सेटअप में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। इन्होंने से मेरी बात हुई, उन्होंने क्या तार साहब आप भी एक्सप्लेन करें सब कुछ, क्योंकि आपने कंप्लीट बनाई है। तो मैं अब ये नदीम साहब उसको सारी रिपोर्ट्स को ओवरऑल वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और उस सेशन के बाद हम इंशाल्लाह क्लोजिंग की तरफ हमारे जो है ना वो खालिद मुशैद साहब इसको बेहतरीन तरीके के साथ क्लोज करेंगे। जी नदीम साहब, ओवर टू यू। नदीम साहब अपनी कर लें उसको। आपकी आवाज आ रही नदीम साहब? हेलो, जी जी आवाज आ नदीम रही है साहब। सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एलेबरेट किया और डिफाइन किया। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर और 2-3 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। वो हैं SMEM रिपोर्ट, जोनल हेड रिपोर्ट, स्विजरी रिपोर्ट। बाकी आपने बेहतरीन तरीके से लोगों को डिफाइन किया, दोस्तों को बताया,
और मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझ भी लिया होगा और उसको फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन फ्यूचर अगर कहीं पे भी किसी भी लेवल पे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो तारिक साहब, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो आपसे रब्ता करें। अगर आपसे नहीं होता किसी वक्त, ऑनेस्टली मैं खुद भी इनके 9 to 5:30 ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, मेरे से रब्ता किया जा सकता है। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आए मैं ज़रूर उनकी हेल्प आउट करूँगा सर, इंशाल्लाह ताला। सर जी, जो 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो आपने SMAM रिपोर्ट एक तो दिखाई है और दूसरा आपने जोनल रिपोर्ट दिखाया है, ये न्यू टेक्सचर आया है जो हमारी गाइडलाइन 2017-18 उसके मुताबिक इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट किया गया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इन रिपोर्ट्स का की जान है वो है इसमें डिक्लेरेशन। काइंडली वॉच कीजिएगा कि मेरे तमाम दोस्तों को कहिएगा इस डिक्लेरेशन को जब वो साइन कर रहे हैं वो ओथ दे रहे हैं कि जो भी वो इस रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक, लाइफ पर्पस के मुतालिक, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के मुतालिक, एज वेल एज उनके बिजनेस के मुतालिक है, एम्प्लॉय है तो उसकी जॉब के मुतालिक है, उसकी अथेंटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे दोस्तों को अंडर राइटरों से सबसे बड़ा गिला ये रहता है कि जनाब हम रिपोर्ट देते हैं और ये हमारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। सर गिला जायज, मैं एग्री करता हूँ कि मेरे मार्केटिंग के दोस्तों का ये गिला होता है और हम बीइंग अंडर राइटर मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ, लेकिन उसकी रीजन क्या है? कभी रीजन नहीं मेरे से दोस्त पूछते, सेंट्रल जोन में मैं रहा या वेस्टर्न जोन में मैं रहा, यहाँ तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि जनाब आपकी रिपोर्ट को की अथेंटिसिटी है क्या। उसकी रीजन क्या है कि मैं रिपोर्ट होने के बावजूद आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन क्यों तलब कर रहा हूँ। रीजन ये है कि अगर आप अपने ऑफिस में बैठ के इस रिपोर्ट को फिल करेंगे तो सर जी अथेंटिसिटी नहीं आएगी। इस पे क्लियर कट मेंशन किया गया है ये वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो अपने लाइफ पर्पस के पास बैठ के क्वेश्चन आंसर करके फिल करनी है। जब आप उससे क्वेश्चन आंसर करके लाइफ पर्पस से जो लाइफ इंश्योरेंस हमारी ले रहा है और उसके अथेंटिक सवालों के जवाब में अथेंटिक जवाब इसके ऊपर आप मेंशन करेंगे, जिसकी ऑनवर्ड, क्योंकि स्टेट लाइफ राइट रखता है पॉलिसी देने के 6 माह तक वो किसी भी पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। ये होता नहीं है क्योंकि इतना आपको इल्म ही है कि स्टेट लाइफ में जो इस वक्त हमारी सूरत स्टाफ और ऑफिस साइड की चल रही है, हम बड़े शॉर्ट स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम हम चेक कर भी लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तनहा छोड़ देते हैं। सर जी सम टाइम ऐसा होता है कि हमें इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना पड़ जाता है और अल्टीमेटली आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, हम इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से ही रीचेक करते हैं। अब ये नहीं है कि जी ओपन कर दिया और हम ओपनली बता के कि जनाब हम किसी की इन्वेस्टिगेशन करें। सर ये इन्वेस्टिगेशन होती ज़रूर है, लेकिन ये है कि हम आपके जैसे कहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखते हैं कि कहीं ओपन ना हो जाए, दूसरों के नोटिस में ना आए, लेकिन ये चेक होती है। बराए मेहरबानी अगर आप इस रिपोर्ट को अथेंटिक बनाना चाहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मेरी आप तमाम मार्केटिंग के दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी इस रिपोर्ट को फिल करें नियर टू ओरिजिनलिटी, नियर टू जिसे कहेंगे कि अथेंटिक, उस लेवल पे जाके आप इसको फुलफिल करें इंशाल्लाह ताला। जब आपकी वो जिसे कहते हैं कि हम मार्केटिंग के दोस्त और अंडरराइटर, ये तो चोली दामन का साथ है, ये तो मजबूरी है हमारी एक दूसरे को, हमने फॉलो भी करना है, रिक्वेस्ट भी करनी है, मानना भी है, कुछ मनवाना भी है। तो इन चीजों के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जी क्रेडिबिलिटी क्या है मेरे मार्केटिंग में दोस्त। और तारिक साहब आपके इल्म में ही है कि फिर जब हम बीइंग अंडर राइटर मार्क करते हैं कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, ये हमारे तमाम दोस्तों को इल्म होता है कि हम वो अंडर राइटर किस पैराई में बात कर रहे हैं। यस तो बराए मेहरबानी मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त ये है कि एक्सीलेंट तौर पे तारिक साहब ने एलेबोरेट कर दिया, और उससे आगे की गुजारिश मैं सबसे कर रहा हूँ तारिक साहब के बाद कि इसकी अथेंटिसिटी डेवलप करने के लिए बराए मेहरबानी इसको जब भी फुलफिल करें, आप अपने लाइव पर्पस के पास बैठें, उससे क्वेश्चन आंसर करें और इसको फिल करें। ये आपकी जरूरत है लाइव पर्पस की नहीं, सर वो कर रहा है, जजमेंट आप नहीं है, ये आपकी जजमेंट है। हमारे जितने भी सेल्स मैनेजर है, एरिया मैनेजर है या सेक्टर,
जो भी इस रिपोर्ट को फिल कर रहा है ये उसकी जजमेंट रिपोर्ट है, और इस जजमेंट रिपोर्ट की बेस पे हमने केस को एक्सेप्ट करना है। इसी तरह जोनल हेड की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें जोनल हेड मोस्टली हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे जोनल चीफ्स होते हैं, और वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 99% विजिट किए बगैर अपनी रिपोर्ट देते ही नहीं। पहले होता ये था कि वो रिपोर्ट अपनी विजिट कराते थे और एक पर्सनल लेटरहेड के ऊपर उसको टाइप करके दे देते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और ये जोनल हेड की एक पर्सनल डायरेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में रिपोर्ट बना दी गई है, और जिसमें इनके जोनल हेड को भी आसान हो गया है, उनका जो भी सबॉर्डिनेट उनके साथ बैठ के उनकी रिपोर्ट फिल करता है। अल्टीमेटली जोनल हेड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डायरेक्ट इसको खुद फिलअप करे, उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट बैठे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं, उनके असिस्टेंट्स, जोनल हेड बताता जाता है और वो इसको फिलअप करते चले जाते हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी उसी वक्त डेवलप होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितने आप क्रेडिबल होंगे उतनी आपकी रिपोर्ट ऑथेंटिक समझी जाएगी। तीसरी रिपोर्ट है स्विज़री फाइनेंशियल क्वेश्चनियर फॉर्म। ये भी फाइनेंशियल क्वेश्चनियर फॉर्म है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट टेक्निकल है। अगर ये किसी को समझ ना आए अपने सीनियर से रब्ता करें, मोस्ट सीनियर से रब्ता करें, इवन जोनल हेड से रब्ता करें, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर ये 1 करोड़ से ऊपर के केस पे लगती है, और 1 करोड़ से ऊपर का तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी केसेस हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस कराची भेजे जाते हैं। अल्टीमेटली हमारे ऑफिस के जो हमारे सीनियर अंडर राइटर्स और सेंट्रल अंडर राइटिंग कमेटी के अहदेदार हैं, जो चीज हम यहाँ से उनको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं बीइंग जोनल अंडर राइटर, वो उसी को फॉलो करने पे मजबूर होते हैं। जब वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जनाब स्विज़री के ऊपर बीइंग अंडर राइटर मेरे से बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं, जब हम फिलअप करके भेजते हैं बाई चांस अगर कोई चीज ओवरसाइट हो जाए तो उसका जवाब दे अंडर राइटर होगा, ना कि हमारा मार्केटिंग का दोस्त। तो सबसे ज्यादा अगर पीओ से क्वेरीज आती हैं वो हमारी जो स्विज़री फाइनेंशियल क्वेश्चनियर फॉर्म है वो प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं होती। ये थोड़ी सी टेक्निकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, कोई फर्म का ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर है, मोस्टली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंटेंट्स रखने का, वो वन मैन शो चल रहे होते हैं और अपने तौर पे उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि जनाब ठीक है जो हम बता रहे हैं आप ये लिख दें। हमने एक माजी में मेरे जोन में एक केस हुआ है जिसका मुझे आज तक खुद बड़ा अफसोस है कि वो राउंड अबाउट उसने इनिशियल 200 मिलियन का प्रपोजल फॉर्म फॉरवर्ड किया था, और सिर्फ स्विज़री फाइनेंशियल क्वेश्चनियर में उसने प्रॉपरली रिप्लाई बैक नहीं दिया, प्रॉपरली उसको फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से स्विज़री ने उसको रिजेक्ट कर दिया और रिड्यूस करके 70 मिलियन पे उसको एक्सेप्ट किया। वो वेस्टर्न जोन का इनका वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें कि इनकी उसमें सबसे बड़ा समशोर में केस होने जा रहा था। उसके बाद मैंने खुद लाइफ पर बहुत से रब्ता किया और उसको बताया कि आपने जो स्विज़री फाइनेंशियल क्वेश्चनियर में उसके हमें रिप्लाई बैक प्रॉपर नहीं दी। आपकी जो कंपनी जिनको प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स का मालिक था, मल्टीपल फर्म्स का, और उसने जो इनकम डिक्लेयर की वो मैचिंग नहीं थी उसकी इनकम टैक्स रिटर्न से, उसकी बैंक स्टेटमेंट से, और जो इनकम वो लिखवा रहा था वो। और चौथी सबसे बड़ी गलती हमारे मार्केटिंग के दोस्त ने की, जब उसने एरिया मैनेजर रिपोर्ट वो फिलअप कर रहा था सेक्टर, तो जब उसने उसको एवेल्यूएट किया अपने तौर पे कि इसकी एनुअल इनकम कितनी हो सकती है, उसने लिख दिया जी 75 लाख रुपए, जबकि उस पर्सन का जो बैंक स्टेटमेंट शो कर रही थी उसके टर्नओवर मोर देन 2 बिलियन रुपीस, 2 बिलियन रुपीस। वो ये जो कंफ्लिक्ट आया उसकी वजह से वो जनाब हमारी स्विज़री जो री इंश्योरर है उसने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट भी ऐसा किया कि उन्होंने हमें कह दिया कि जनाब ये अगले 3 साल तक आप इसका दोबारा केस नहीं भेजेंगे। एंड वी आर वेटिंग, लेट्स सी कि ये आपको एग्जांपल कोट किया मैंने कि इन रिपोर्ट्स की अहमियत क्या है। तारिक साहब ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। इन फ्यूचर व्हेन एवर सर तारिक साहब, मैं आपके तवज्जुह से भी, अपने रीजनल चीफ साहब के तवज्जुह से भी, और मैं खुद भी ऑफर कर रहा हूँ कि एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा आप सेल नंबर देना चाहें तो सेल नंबर दे दें, ऑफिस नंबर देना चाहें, क्योंकि 9 to 5:30 में 9 to 5:30 में सीट पे होता हूँ। आप मुझे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं वर्किंग आवर्स। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सब कोई और सीक्रेट बात बताना चाहें मीन के, ताकि लोग जो है ना वो इजीली हैंड राइटिंग करवा सकें कुछ ना कुछ?
सर जी सीक्रेट कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मैं अपने तमाम अंडरराइटर दोस्त है बाप से भी दरखास्त करता हूँ कि इन राइटिंग अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट लगवानी है, लगवानी नहीं लगानी है, वो इन राइटिंग लिखें, ब्लैक एंड व्हाइट। वर्बल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ले आए तो ये केस हो जाएगा, नहीं सर। मेरी तमाम अपने मार्केटिंग के दोस्तों से भी, तमाम अंडरराइटर हजरात अगर कुछ सुन रहे हैं, उन सबसे दरखास्त है इन राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट रिक्वायरमेंट लिखें, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ आए और लिखने वाले को भी पता हो कि मैंने क्या रिक्वायरमेंट लिखी थी और किस बेस पे बताऊं। रिक्वायरमेंट वन टाइम लिखी जाए। तमाम अंडरराइटर हजरात अगर मेरे दोस्त इस ग्रुप में कोई शामिल है, उनसे दरखास्त है कि जब वो अंडरराइट करें प्रपोजल फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ें, प्रॉपरली स्टडी करें, सुकून के साथ वन टाइम रिक्वायरमेंट्स लिखें। 1 है, 6 है, 10 है, बार बार मेरे मार्केटिंग के दोस्तों को चक्कर मत लगवाएं कि वेरी जी ये गुड, पहले ये ले आए फिर दूसरी ले आए फिर तीसरी ले वेरी आए। गुड। दैट्स नॉट फेयर। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं खुद भी फॉलो करता हूं। और तारिक साहब सब दोस्तों से एक दरखास्त और करता हूं कि ये जो नई अंडर राइटिंग गाइडलाइन आई है, मैं रीजनल चीफ साहब के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जी इस अंडर राइटिंग गाइडलाइन को ओपनली प्रिंट करवा के तमाम मार्केटिंग के दोस्तों में बांटा जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। और उनको एज वेल एज, ये इंग्लिश में है, अगर कोई दोस्त मेरा इसको उर्दू में तर्जुमा करना चाहे वो बहुत बेहतर, एक जिसे कहते हैं खिदमत होगी स्टेट लाइफ की, वो इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दें और ये पूरे पाकिस्तान में इसको पब्लिश किया जाए, दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बुक चलें, आपको सहूलत रहेगी, वेरी गुड। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडर राइटर से दरखास्त है बाय बुक फॉलो करें, दिस इज ब्यूटीफुल गाइडलाइन, इसको फॉलो करें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अंडर राइट करते वक्त। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। नदीम साहब हमारे आपके सबके इलम में हैं, जो बाहर से उनको बताऊं कि नदीम साहब बड़े लिटरेट हैं और ये हमारे फंक्शनल हेड हैं लाहौर जोन वेस्टर्न के। तो थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत तैयारी की इस बहुत पर्पस के शुक्रिया सर। लिए। और हमारा काम खिदमत करना है, और जब तक हम हैं तो इसमें कोई भी हमें हमारे सीनियर बताते रहेंगे तो उसको हम ऑनलाइन करते जाएंगे। अब ये डाउन द लाइन हर जगह पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह सर। और इंशाअल्लाह जो मैं सबसे जो जितने बैठे हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डाउन द लाइन हर शख्स को ये वीडियो दीजिएगा। कल मैं आज ही डाउनलोड उस पर अपलोड कर दूंगा। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रीजनल चीफ वेरी गुड। साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पहले ख्यालात का इजहार कर दें, क्योंकि बाद में हम इनको दोबारा लेंगे उस पर। तो मैं खालिद साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज इंशाल्लाह सर। अपना जो ना वो अपने इसको क्लोजिंग करें, फिर हम एंड पे जाके क्वेश्चन आंसर करेंगे। खालिद शेख साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी जनाब साहब, जनाब नदीम कुरैशी साहब, सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही और मेरे अजीज साथियों, बहनों, भाइयों। सर जी वीडियो नहीं आ रही आपकी। पिक्चर तो ठीक आ रही है, एक जस्ट मिनट खुदा देखना वीडियो वीडियो का नहीं नहीं आ रही है। हेलो पिक्चर जी तारिक साहब आ रही है? अब नहीं, आपकी पिक्चर नहीं आ रही सर, वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन है। क्यों नहीं आ रही? जी सर आ गई है। जी अब आई जी, अब आ गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब वॉइस ठीक कीजिएगा। जनाब तारिक महमूद साहब, अव्वल तरीन अंडरराइटर इंचार्ज, और मेरे अजीज पार्टिसिपेंट्स, जोनल साहबान, एरिया मैनेजर साहबान, सेक्रेटरी साहबान और फील्ड के अजीम साथियों और अंडरराइटर ट्रेनिंग के हेड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा खुशी हुई जी, आज तारिक साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये सिलेक्ट किया था इन्होंने आज का जो कोर्स है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अभी आज का पूरा जो इस पूरी साहब प्लीज वॉइस को मेंटेन कीजिएगा। फील्ड के अंदर और अंडरराइटिंग के ऊपर आपकी इंटेग्रिटी है, आपकी वॉइस भी कट रही है और अच्छी पिक्चर नहीं आ रही, पिक्चर नहीं आ रही। अंडरराइटर के साथ रिपोर्ट नहीं करेंगे तो अंडरराइटर आपके ऊपर राइटर के पास।
अब आ रही सर, अब जी पिक्चर आ अब आई रही। तारक साहब? जी अब आ गई सर, जी जी सर अब आ गई। जी जी जी। तो तारक साहब सबसे बड़ी जो बात फील्ड में और अंडरराइटर के दरमियान जो है एक बहुत बड़ा जो ब्रिज का रोल अदा करता है वो इंसान का, मार्केटिंग के साथियों का अंडरराइटिंग के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी है। ये मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी, कभी गलत ना लिखें, कभी गलत रिपोर्ट ना करें, कभी गलत मेडिकल ना करवाएं। मेडिकल और कोई भी रिपोर्टिंग करने के अंदर जितना अच्छा आप अपना पॉजिटिव अपना कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे अपने अंडरराइटर के साथ, आप यकीन करें माजी में ये बहुत सारी मिसालें भी मेरे सामने मौजूद है कि बगैर किसी रिपोर्ट के ऊपर भी अगर आपने जो लिख दिया ना, देखें अभी आपके लिखने के ऊपर देखें उन्होंने स्विसरी ने कितना बड़ा केस था लाहौर का, सिर्फ आपकी रिपोर्ट के ऊपर देखें वो आपको उन्होंने डेफर कर दिया 3 साल के लिए। तो मेरी ये आपसे गुजारिश होगी, सबसे पहले तो ये जितनी अच्छी बातें अपडेट्स आपने दी हैं, मैं नदीम साहब आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह ये ट्रांसलेशन हम खुद से नहीं कर सकते, मैं प्रिंसिपल ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज है, इसको काइंडली वहीं से ट्रांसलेट करवाया जाए, करवा के हम प्रिंटिंग में हम ले जाएंगे इंशाल्लाह, तमाम फील्ड को इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपनी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि सारे दोस्तों के पहुंचे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है ना ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी केस को प्रोसेस करवाने में। हमारे मार्केटिंग के बहुत सारे साथी, आप यकीन कीजिएगा कि सिर्फ रिक्वायरमेंटों के डर की वजह से वो अपना बड़ा केस सबमिट नहीं करते, या जरूरत के मुताबिक उसकी कैपेसिटी के मुताबिक प्रपोजल हम सबमिट नहीं करते। अगर ये कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए इनका, कोई रॉन्ग किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें आप किसी के साथ, बताएं, मशवरा करें अपने राइटर के साथ, वो आपको गाइड करेगा, अपने मार्केटिंग के साथियों से मशवरा करें, आपको गाइड करेगा। आजकल की इतनी तरक्की याफ्ता दौर के अंदर दोस्तों रिक्वायरमेंट मंगवाना या शेयर करना ये कोई बड़ा मसला नहीं रहा। ये सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़े बड़े दूर से क्लाइंट जो पहले महीना आपको एविडेंस लेने में लग जाते थे, विद इन नो टाइम लिमिट, आप 1 मिनट में 2 मिनट में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी हुई है, बैंकों की स्टेटमेंट ऑनलाइन हो चुकी है, आपके टैक्स के पेपर हर बंदा जो सबमिट कर रहा है ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। जस्ट आप उसके जाए उसकी वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करें, सारे पेपर आपको विद इन 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको मिल जाते हैं। तो कोशिश करें दोस्तों कि फील्ड की इंफॉर्मेशन के लिए मेरी गुजारिश होगी इनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, इनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें इनके साथ। और पॉलिसीज के अंदर अभी बहुत सारी क्यूरीज ऐसी आती है, आज यहाँ बैठकर आप पूरी दुनिया से इंश्योरेंस करते हो, ये इन्फॉर्मेशन अपने साथियों को हम शेयर करें, वहां से बैठकर किस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, या आप उनके साथ कॉन्फिडेंस पैदा करें। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक साथी आया हुआ था फील्ड का, जी सर। साहब मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये बंदे जो हमारे इस वक्त जो अदर नेशनल लोग हैं जस्ट लाइक चाइनीज और पाकिस्तान में बड़ी तेजी से आ रहे हैं, जी सर, वो बंदा कंफ्यूज था मेरा, कह रहा था क्या मैं चाइनीज की पॉलिसी कर सकता हूँ जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। जी सर कर सकते हैं सर। मैंने उन्हें यही बताया था, मैंने कहा भाई किसी भी दुनिया के बंदे को आप इंश्योर कर सकते हो, लेकिन वही एक करेंसी डिक्लेरेशन लगना कि वो पास देंगे। तो डॉलर की बात कर रहा था, लीगल फॉर्मेलिटी वो पूरी करके होते जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये दुनिया के लिए मैं समझती हूँ मार्केट में बहुत बड़ा लेसन है, बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनकी वेल पेड है वो बंदे, अच्छी सैलरी है उन लोगों की, आप उनको कैप्चर कर सकते हो, आप उनकी पॉलिसियां कर सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो, और इसी तरह यहाँ बैठकर आप बाहर से भी पॉलिसियां ला सकते हो। हमारे वर्कर को, हमारे मैनेजर्स को ये भी नहीं अंदाजा कि आप यहाँ बैठकर भी बाहर से पॉलिसियां बुक कर सकते हो। तो ये दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि लाहौर में अगर आपने लाइसेंस लिया तो आप बाकी सिटी में भी इंश्योरेंस नहीं कर सकते। तो दोस्तों मीडिया ने इतना आसान कर दिया हुआ है, बड़ी तेजी के साथ आप ये सारे काम कर सकते हो। जहां तक बात रही यहाँ पे अंडर राइटिंग में मसाइल आते हैं, और मैं जहां भी रहा हूँ मेरी वैसे कोशिश रही कि अंडर राइटर को कॉन्फिडेंस दें आप। अभी पिंडी में मुझे याद है कि लोग सिर्फ जो बंदे बाहर से आते थे ना, उनको नॉन मेडिकल फॉर्म सबमिट करते थे, पैसे जमा कराए, फौरी एफआईआर बनाई, चेक बनाई, पॉलिसी बॉन्ड बना के दे दिए उसको। जब मैंने कभी किसी केस में अभी यही टोटल सबमिट रिस्क जब आया, उसका रिपोर्ट बढ़ी तो जोलेट्स के पास लेकर आए मेरे पास, तो जब मैंने उनकी वर्थें देखी मैंने कहा ये तो इसको सूट ही नहीं करता बंदे को। तो फिर इस पे जब मैंने थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू की तो यकीन करें 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम लोग अपना प्रीमियम जो है मल्टीप्लाई करके देके गए हमें। तो पिंडी में अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जी बड़ी बड़ी पॉलिसी माशाल्लाह होनी शुरू हो गई। मैं आपको याद है कि मैंने दुबई में भी इस वक्त मेरे ख्याल को एक क्लाइंट है जिससे 4 करोड़ 4.25 करोड़ रुपया प्रीमियम ले रहा हूँ, रेगुलर जमा करवा रहे हैं, 2-2.5 करोड़ के बहुत सारे पॉलिसी होल्डर थे, प्रीमियम वहाँ पे हमने किए। तो दोस्तों बड़ा क्लाइंट बड़ा सेटिस्फाइड होता है, और उसको आपको एक दफा वही पॉलिसी की मेहनत आप छोटे लोगों पे भी करते हो, उस क्लास में भी करते हो, और इस पे भी मेहनत करोगे तो बड़ा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मेरी तमाम मार्केटिंग के साथी और अंडरराइटर स्पेशली गुजारिश होगी, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है नदीम साहब ने, कि अंडरराइटरों से गुजारिश है कि एक ही मरतबा
आप जितनी रिक्वायरमेंट लगानी लगाएं, ताकि टाइम वेस्ट ना क्लाइंट का हो और ना बार बार जाना पड़े। जब आप एक लगा के वो लेकर आते हैं, फिर आप दोबारा लगाते हो ना, तो उसपे फिर दोस्तों क्लाइंट भी जो है ना इस वक्त नाइट होता है, टाइम किसी के पास नहीं है। आजकल के इतने फास्ट दौर के अंदर हमें चाहिए मिनिमम टाइम में हर तरह की रिक्वायरमेंट है पूरी करके हम उसको सबमिट करें, ताकि दोस्तों इससे कॉन्फिडेंस भी बहाल होता है। मार्केट में अब कंपटीशन है। अभी एक मेरे भाई ने बताया कि अभी उन्होंने ऑनलाइन एक पॉलिसी बुक की है। दोस्तों आज भी माशाल्लाह स्टेट लाइफ की बर्थ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क बहुत बेशक शानदार है, हमारा रिटर्न बेशक रेट आज भी बहुत अच्छा है। हमारी पॉलिसियों की इस वक्त जो बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हम पे कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वक्त सिर्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप मेरा मार्केटिंग का साथी अंडरराइटर के साथ अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर लेना, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अंडरराइटर के ऊपर सेमिनार बहुत शानदार इन्होंने अरेंज किया है। तो मैं समझता हूँ तारिक साहब से भी मेरी गुजारिश होगी, तारिक साहब मैं अक्सर मीटिंग में जाके जब पूछता हूँ मुझे नंबर ऑफ पॉलिसी बता दें कि इस वक्त आपकी रेट बुक में कितनी है, यकीन करें मैं ऑनेस्टली एक बंदा हाथ खड़ा नहीं करता वहां पे। वो मेरे उधर ट्रेनर भी बैठे होते हैं, उधर इंचार्जेस भी सारे बैठे होते हैं, वो इतना नहीं बता पाते कि इस वक्त हमारी रेट बुक में टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी है, हमारे टोटल राइडर कितने हैं। काइंडली मेरे ट्रेनर हजरात से भी गुजारिश होगी कि बच्चों को ट्रेंड करें और रेट बुक पढ़ाना सिखाएं उनको। ये छोटी सी रेट बुक अगर यकीन करें पढ़ेंगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा इनके अंदर। हम सेमिनार करने एक्सीलेंट की सर। कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटी सी बात मैंने याद होगा आपको एक बात कही थी पिंडी में, जब टीओटी हो रही थी तो मैडम नरगिस गिल्लो थी, उन्होंने मुझे बुलाया था क्लोजिंग सेशन के लिए। तो मैंने ट्रेनर हजरात से एक गुजारिश की थी उस वक्त कि काइंडली जब आप रजिस्ट्रेशन देते हो ना किसी को, 1 लाख रुपए का प्रीमियम बनाना आप सिखाते हो वहां पे, तो पहले ही दिन ये सबसे बड़ी रॉन्ग हमारी सेलिंग हो जाती है। उसके माइंड में हम 1 लाख की पॉलिसी बैठा देते हैं, उसी का रेट कैलकुलेट कराते हैं कि आसान होता है कि सिर्फ एक सिफर का इजाफा करेंगे तो रेट निकल आएगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी, आज के इस फोरम से मैं गुजारिश करूंगा काइंडली दोस्तों कि अगर आप उस बंदे को ट्रेनिंग के अंदर पहले दिन जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो आप उसको, और फील्ड के साथी भी जब दफ्तर में भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो काइंडली प्रीमियम कैलकुलेट करना 1 करोड़ रुपए का सिखाएं उसको। आप देखें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। वो जाकर यकीन एब्सोल्युटली करें, सर। जब आप 1 लाख की पॉलिसी का रेट समझाते हो, 1 लाख की पॉलिसी करके लाके अगले दिन आगे अपने मैनेजर को दे देता है, ये जनाब आपने कल मुझे बताया जी मैं पॉलिसी ले आया लाख। हालांकि वो 1 लाख की पॉलिसी बजाय 10 लाख प्रीमियम ले सकता हो शायद उस बंदे से, लेकिन वो क्योंकि वो फर्स्ट में ये इंप्रेशन ही ये जाता है उसको कि 1 लाख की पॉलिसी उसने सीखी है, तो फिर वही जो सीखता है दोस्तों वही रिएक्ट करता है बाहर मार्केट में जाकर। आज के इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से मैं ये भी गुजारिश करूंगा मशीन सेल करने के लिए इन्हीं चीजों पे लगाएं आप उनको। तो ये मैं समझता हूँ कि आज का सेमिनार बड़ा फ्रूटफुल होगा। और जहां तक ये रिपोर्टिंग की बात है दोस्तों, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, आप यकीन करो कि कभी भी आप कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर ना करो। जोलेट साहबान की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 साल लड़ा इसके ऊपर। ये अभी भी जो रिपोर्ट आई है ना, मैं इस पे ये प्लेटफॉर्म ठीक बात करने वाला नहीं है, लेकिन मैंने इस पे भरपूर फाइट की। ये चीजें देखें, आजकल आपके पास बैंक स्टेटमेंटें भी फेक आ रही हैं, आपके पास फर्दों की कापियां फेक आ रही हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम बैंक स्टेटमेंट को जोलेट चेक कर सके, सेक्रेट चेक कर सके। इसी तरह फर्दें आती हैं हमारे पास। इसके ऊपर मैडम ने एक कमेटी बनाई थी, मतलब ईडी साहब को, ड्यूल नेट साहब को बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैंने बैठकर मुझे बुलाया गया था कि स्टेटमेंट इसको फाइनलाइज करें, क्यों नहीं आप इसको एग्री करते। तो ये 4 साल के बाद अभी ये स्टेटमेंट निकली है बाहर, जो अभी जोलेट Sir, thank you very much, sir. Great response from your side, की sir. बात कर रहे हैं, जो हमारे बस में हम नहीं कर सकते ना,